अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ नॉर्मली मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन जो कुछ लर्न करता हूं वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं, साथ अपना तजरिया भी। आज क्रिप्टो मार्केट की कुछ अपडेट्स हैं, एक तो वो आपके साथ शेयर करूंगा और दूसरा इस वीडियो के लास्ट में जाके मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन से मुतल्लिक देनी है। एक तो ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होती है, इसका हमारे रवायती बैंकिंग सेक्टर से क्या ताल्लुक है, और बिटकॉइन की जो लाइटनिंग नेटवर्क है क्या वो माइनिंग इंडस्ट्री को खत्म करने जा रही है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं चाहता हूं बीइंग अ क्रिप्टो इन्वेस्टर आपको इन दोनों के हवाले से आपका शाउर होना बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट में जाकर उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिटगेट ने जो साउथ एशियन यूजर्स हैं उनके उनके लिए एक ये ट्रेडिंग एक तरह की कैंपेन स्टार्ट की है, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो ये उन्होंने उसके लिए जो कि कैंपेन ये स्टार्ट होगी 7 दिन। इसको ये देखें, कंपटीशन जो है ट्रेडिंग कंपटीशन एक्चुअली, इसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हैं जो कि 15 तारीख से स्टार्ट होगी और 22 तारीख तक ये चलती रहेगी। आज 16 दिसंबर है, ये नहीं ये कल से स्टार्ट हुई है और 22 तारीख तक ये चलेगी। इसमें करना आपने ट्रेडिंग ही है। ट्रेडिंग करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है उसकी बेस पे ये रिवॉर्ड दिए जाएंगे। पहला रिवार्ड मोटरसाइकिल एंड हेलमेट, जो विनर होगा उसको मोटरसाइकिल और हेलमेट जो कि 1200 यूएसडी डॉलर के अगेंस्ट है। पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है इतना कोई $1200 ये राउंड अबाउट कोई 3 लाख से ज्यादा की अमाउंट बनती है पाकिस्तानी रुपए में। तो यहाँ पे तो शायद ऐसी कोई बाइक नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको $1200 के इक्विवेलेंट जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट करते हैं, तो उस पे आपको ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप दूसरे नंबर पे आते हैं तो $800 का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तीसरे नंबर पे आते हैं तो आपको $500 का रिवॉर्ड मिलेगा। इसी तरह ये सारी नीचे आप रैंकिंग की डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। सिंपल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूंगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करके बिटगेट को ज्वाइन करना है। आप जहां भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां से फिलहाल छोड़ के आप बिटगेट पे ट्रेडिंग करें, ताकि आपको ट्रेडिंग से आपको बेनिफिट तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ ट्रेडिंग के साथ साथ अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड जो है वो मिल सकते हैं। इट ऑल डिपेंड कि आपको। अच्छा, इसके अलावा और भी इन्होंने कैंपेन के रिवॉर्ड रखे हुए हैं। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, $50,000 से ज्यादा का आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, तो उसमें आपको 50 ये बीजीबी टोकन क्रेडिट करेंगे। पहले 500 जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको देंगे। फिर इसी तरह ये नीचे मैंने आपको मोटरसाइकिल के रिवॉर्ड वगैरह वो सारे रिवॉर्ड भी आपके साथ शेयर कर दिए। फिर $20,000 के रिवॉर्ड का एक अलग है कि अगर आप जितना ज्यादा ट्रेडिंग रिवार्ड होगा उतना बोनस आपस में इक्वली ये डिवाइड करेंगे। ये सारी, बल्कि इसका लिंक भी मैं आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपनी इस वीडियो की। आप इसको अच्छी तरह कैंपेन को स्टडी करें, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आते हैं मार्केट की दीगर जो क्रिप्टो अपडेट्स हैं उस हवाले से। कल सीजी का एक इंटरव्यू हुआ सीएनबीसी के ऊपर और बड़े चुपते सवाल किए एंकर्स ने, और वो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। एक सवाल ये किया खातून एंकर ने कि भाई अगर FTX, उसने बराह रास्त FTX का नाम नहीं लिया और ना ही मैं कोड टू कोड जो क्वेश्चन किया वो आपको कह रहा हूं, जो मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एंकर ने सीजी से पूछा कि भाई आपने 100 मिलियन यानी 100 मिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट की थी जब FTX स्टार्ट हुआ था, उसके बाद आपकी 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो कि आपने FTX में शेयर बाय किए थे, तो FTX साल हर साल मेहनत करके जहां तक पहुंचा आपकी वो 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट 2.1 बिलियन तक हो गई। वो 100 मिलियन 2 अरब से ज्यादा की वैल्यू भी होगी, वैल्यू तक हो गया, जो कि लास्ट ईयर आपने बैंकमैन फ्रीड ने आपके शेयर जो थे वो बाय कर लिए और आपको बिलियंस ऑफ डॉलर जो थे वो पे किए। आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 100 मिलियन थी, तो क्या आप 2.1 बिलियन वापस करेंगे FTX को? क्योंकि उनके यूजर्स की लिक्विडिटी का मसला है, उनको उनके विड्रॉवल का इशू है, तो क्या आप पे करेंगे? तो पहले नंबर पे तो सीजी ने इसको अवॉइड किया क्वेश्चन को, ये बताते हुए कि हम लिक्विडिटी में हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं। लेकिन जब दोबारा उसने रिपीट किया तो फिर सीजी ने कहा जी कि हमारे वकाला जो हैं इसको डील करेंगे। दूसरे लफ्जों में सीजी ने बराह रास्त इनकार कर दिया कि हम एक टका वापस निकालें इस सूरत हाल में। दूसरा क्वेश्चन लायबिलिटी के हवाले से, बाइनांस के ऑडिट के हवाले से भी बड़े चुपते सवाल किए। एंकर्स ने कहा जी कि पहले नंबर पे तो आप जिस ऑडिट को बेस बना के या प्रूफ ऑफ रिजर्व दे रहे हैं वो ऑडिटर कंपनी कहती है कि हमने इनका ऑडिट करना ही नहीं है, क्योंकि ये अपनी टर्म से ऑडिट करना चाहते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सीजी ने कहा जी कि बात यह है कि ये जो ऑडिटर कंपनी है
ये ऑडिटर कंपनी चूंकि रवायती फाइनेंशियल सेक्टर्स का ऑडिट करती है, क्रिप्टो का ऑडिट नहीं करती है, तो इस वजह से उसको समझ ही नहीं आई कि क्रिप्टो किसी फर्म का कैसे ऑडिट करना है। इस वजह से उसने ये बात किया। एंकर ने फिर सवाल किया कि आपने उससे ऑडिट क्यों करवाया, आप जो ऑलरेडी कॉइन बेस क्रिप्टो एक्सचेंज है जिससे वो ऑडिट डिलीट, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, वो ऑडिटर कंपनी है, आपने उससे क्यों नहीं करवाया। तो सीजी ने कहा, सीजी ने और एक्सक्यूज पेश किया। सीजी ने कहा जी कॉइन बेस चूंकि यूएस बेस्ड कंपनी है तो उसके ऑपरेशन सिर्फ यूएस तक महदूद है, जबकि बाइनांस जो है एक वर्ल्ड वाइड फर्म है, तो उसके एसेट जो है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वजह से उसका ऑडिट जो है उस कंपनी के लिए करना भी वो मुश्किल है। लायबिलिटीज के हवाले से भी बात की तो दोबारा बाइनांस ने ये नहीं कहा कि, हाँ बाइनांस ने ये कहा कि हम लायबिलिटीज के हवाले से भी कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रूफ वगैरह दें कि हमारे ऊपर लायबिलिटीज हैं। फिलहाल तो हम ये प्रूफ ऑफ रिजर्व वगैरह के ऊपर हमारी टीम लगी हुई है, और हमारे ये कंफर्म किया कि हमारे जो एसेट्स हैं वो 1 by 1 है, यानी जितने यूजर्स के एसेट हैं उतने ही हमारे पास पड़े हुए हैं। उनमें से हम कुछ जो वॉलेट्स हैं वो जो फंड्स हैं वो हॉट वॉलेट में रख लेते हैं, बाकी हम कोल्ड स्टोरेज में फेंक देते हैं। ये एक अपडेट से मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, कल बाइनांस ने क्या किया, बाइनांस ने ये कुछ टोकन्स थे ये डीलिस्ट किया अपनी एक्सचेंज से, मिथ, ट्राइब, रैप, बीटीसी, एसटी। अच्छा, इसके बाद एक ऐसी अजीब डेवलपमेंट हुई कि जिससे आपको बीएनबी के फ्यूचर के बारे में आप मतलब अपनी एक असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे ये लिस्ट आई तो ये जो मिथ टोकन है इसका ट्विटर अकाउंट, इन्होंने फौरन कहा कि भाई आज बाइनांस ने अनाउंस किया है कि हम मिथ को डीलिस्ट कर रहे हैं, चले ठीक है आप कर लें। लेकिन बाइनांस ने जब हमने लिस्टिंग करवाई थी उस वक्त बाइनांस ने हमसे 2 लाख बीएनबी टोकन लिए थे, जो कि उस वक्त उसकी वैल्यू अगर देखा जाए जब स्टेक किए थे, जब यानी बाइनांस पे जो टोकन्स लिस्ट होना चाहते हैं, बाइनांस बीइंग एन एक्सचेंज वो उसे ये नहीं कहता कि आप अपने टोकन की, मुमकिन है वो भी कहता हो कि आप अपने टोकन की लिक्विडिटी, यानी फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका टोकन यूएसडीटी के साथ हो तो आप दोनों की लिक्विडिटी हमें प्रोवाइड करें, या जिस स्टेबल कॉइन के साथ या जिस करेंसी के साथ आप ट्रेड करवाना चाहते हैं उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, मुमकिन है ये भी कहता हो। और साथ साथ बाइनांस उनसे ये डिमांड करता है कि हमारे बीएनबी टोकन भी लो, जैसे कि ये आपके सामने है मिड टोकन के जो ट्विटर अकाउंट है उसने कहा जी हमने 2 लाख बीएनबी स्टेक किया था, आपने हमारा टोकन डीलिस्ट किया, ठीक है हमारा 2 लाख जो बीएनबी है वो वापस रिटर्न करें। सीजी को उन्होंने कहा अभी तक कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आया ऑफिशियल। अब ये जब एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग इन्होंने बीएनबी बाय किया था उसकी ऑलमोस्ट वैल्यू 2.5 मिलियन बनती थी, इस वक्त ये 52 मिलियन की अमाउंट बनती है अगर बाइनांस इनको रिटर्न करता है तो। आई डोंट नो ऐसा करता है या नहीं, लेकिन इसमें आपके हासिल करने वाली क्या चीज है, इसके हासिल करने वाली ये चीज कि बाइनांस जो है जितने भी दर्जनों या सैकड़ों उसने टोकन्स लिस्ट किए हैं, इसका मतलब है कि वो सारे जो हैं बीएनबी के बायर्स हैं। तो जब कभी मतलब वो बायर्स हैं और वो सारे टोकन्स मोस्ट प्रोबेबली, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है तो वो लॉक हैं, तो बीएनबी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलती है। एक तो इसकी ये सेंस डेवलप होती है और दूसरी सेंस ये डेवलप होती है कि बाइनांस इस तरह अपने टोकन की यूटिलिटी बढ़ा रहा है, तो ये बाइनांस के लिए एक मेरा ख्याल है पॉजिटिव चीज है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं चाहता हूं अगर आप इस हवाले से अपनी कोई ओपिनियन का इजहार करना चाहें, कोई ऐसा एंगल दिखाना चाहें जो मुझे नजर नहीं आ रहा, वो आप इस वीडियो के कमेंट में मेंशन करें कि इसका और कोई नेगेटिव भी पहलू निकल सकता है या नहीं। अगर निकल सकता है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट में आप मेंशन करिएगा ताकि मेरे कम्युनिटी वाले दूसरे भी जो है वो इससे लर्न करें। अच्छा जी, ये डोनाल्ड ट्रंप की 2019 की एक स्टेटमेंट में आपको सुनाने लगा हूं। आई एम नॉट अ फैन ऑफ बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी, के मैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का फैन नहीं हूं क्योंकि ये कोई पैसा नहीं है, ये कोई मनी नहीं है, ये इसकी वैल्यू हाईली वोलाटाइल है और बेस्ड ऑन आउट ऑफ थिन ईयर, यानी ये करेंसी जो कि किसी ने इशू नहीं की है तो आउट ऑफ थिन ईयर जो है ये बना ली जाती है, हाईली अनरेगुलेटेड है, तो इससे जो गैर कानूनी रवैयों में रुझान बढ़ता है। ये डोनाल्ड ट्रंप का 2019 का बयान था। अब जनाब ये मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी एनएफटी कलेक्शन जो है वो लॉन्च की है। एक एनएफटी कार्ड जो है तकरीबन $99 का एक कार्ड आप इनकी वेबसाइट पे जाके collecttrumpcards.com, जो ट्रंप के फॉलोअर्स हैं दुनिया भर में, वो अगर चाहें तो ट्रंप साहब के ये जो एनएफटीज हैं ये सारे बाय कर सकते हैं। अच्छा,
यहां पे अगर आप ओपन सी पे आए तो ओपन सी पे मैं एक्टिविटी देख रहा था, यहां पे 1.5 इथीरियम से लिस्टिंग हुई है और इस वक्त अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। तकरीबन इस वक्त कोई 60-80 डॉलर के का जो इथीरियम बनता है उसके हिसाब से आप बराह रास्त ओपन सी से बाय कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप बाय करें, तो ये पॉलीगॉन चेन है, यानी आपके पास अगर आपने ये बाय करना है ओपन सी पे तो आपके पास इथीरियम जो है वो पॉलीगॉन की चेन पे होना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं। कुछ लोग जो हैं जो एनएफटी ट्रेडर्स हैं, चूंकि ये लोएस्ट प्राइस पे है, उसको बाय कर सकते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद ये डोनाल्ड ट्रंप की जो एनएफटीज हैं उनकी प्राइस ओवर द टाइम इंक्रीज हो। अच्छा, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक बाकायदा एक वीडियो स्टेटमेंट भी दी है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो शायद वो कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जी कि जो एनएफटी कलेक्टर्स होंगे उनको मेरे साथ डिनर करने का मौका मिलेगा, मेरे साथ गोल्फ प्ले करने का मौका मिलेगा, मैं अगर मेरे सिग्नेचर ऑटोग्राफ वगैरह लेने का उनको मौका मिलेगा। इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स करवाइयाँ, आप एनएफटी वगैरह बाय कर सकें। अब ये एक तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा आपके साथ शेयर करना ये बनता था। दूसरा, मैं सोच रहा था कि जिस तरह की मुतनाज़ा शख्सियत है डोनाल्ड ट्रंप, अगर हमारे पाकिस्तान में जो हमारे सियासतदान हैं वो अपने एनएफटी, खसूसन जो चोर सियासतदान है, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो सियासतदानों के फॉलोअर्स हैं उनको पता है कौन चोर है कौन नहीं है, और जिनकी दाढ़ी में तिनका है वो मुझे इस वीडियो में आके फिर दोबारा कहेंगे आप पॉलिटिक्स को ना डिस्कस किया करें, और उनको पता है उनके लीडर चोर हैं। तो अगर वो अपने एनएफटी बनाएंगे तो इस तरह वो अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं उसके लिए फंड रेजिंग भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो ये जो हमारे मुल्क में ताजर बरादरी है उनसे फंडिंग करके हुकूमत में आके उनको जो बेनिफिट देते हैं, उसकी बजाय वो बराह रास्त अपने फॉलोअर से कह सकते हैं कि भाई आप हमारे पॉलिटिकल फंड रेजिंग करें। गो के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जितना हम ये एनएफटीज वगैरह सेल कर रहे हैं इसका ये हमारी पॉलिटिक्स, हमारी कैंपेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि अब मैं आपको फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या चीज होती है ये आपको गाइड करूंगा। और मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत से लोगों के जहन में होगा कि क्या यार, अगर हमारे पास पैसे हों तो क्या हम भी अपना कोई बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अरबोपति हैं तो क्या बैंक स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, या बैंक स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत पैसे चाहिए, ये एक आपके जहन में ख्याल हो सकता है। अगर आप फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग को समझ लेंगे ना तो आपको यूं लगेगा कि भाई बैंक स्टार्ट करने के लिए पैसा कम, पैसा भी चाहिए लेकिन इतना नहीं, ज्यादा इन्फ्लुएंस चाहिए, ज्यादा रिश्वत सिफारिश चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सिफारिश है, रिश्वत है, आपकी पावर कॉरिडोर में कोई क्रेडिबिलिटी है, तो फिर आप अपना बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होती है पहले उसको समझे। आसान अल्फाज में समझाने के लिए आपको मैं पहले गाइड करता हूं। मिसाल के तौर पे आप किसी बैंक में जाते हैं, बैंक में आप 1 लाख रुपया रखते हैं, बैंक के पास 1 लाख रुपया आ गया, बैंक क्या करेगा, उस 1 लाख के बदले, रिजर्व के बदले 1 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया आगे लैंड आउट कर देगा, आगे कर्ज दे देगा। अब आप सोच रहे होंगे यार बैंक के पास तो 1 लाख है, बाकी ये 1 करोड़ या 10 करोड़ उसने कैसे दे दिया, बाकी के पैसे कहां से हैं। ये जितना हमारा बैंकिंग सेक्टर है ये सारा इसी तरह आउट ऑफ थिन ईयर, ये जो ऊपर का पैसा है ये बैंक खुद प्रिंट करते हैं, क्योंकि ये को कैश प्रिंट करना नहीं होता, आजकल डिजिटल मनी है। ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं सारे, जितने उनके पास रिजर्व होते हैं उससे कई गुना खुद मनी प्रिंट करके वो सर्कुलेट कर देते हैं। तो इसको फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, जितना दुनिया का इस वक्त बैंकिंग सेक्टर है मोस्टली बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इन कमर्शियल बैंक के ऊपर तो एक सेंट्रल बैंक होता है, हुकूमत का अपना बैंक होता है जो चेक एंड बैलेंस रखता है, तो अगर बैंक इस तरह करे वो मना क्यों नहीं करते। वो इस वजह से मना नहीं करते क्योंकि इस फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग मॉडल की वजह से मुल्क की इकोनॉमी चलती है। आप थोड़ी देर के लिए अंडरस्टैंड करें, मैंने 1 लाख, बैंक के पास 1 लाख रुपया, उसने 1 करोड़ रुपया दे दी। अब वो बैंक जो है 1 करोड़ रुपया खुद तो नहीं ना खा रहा, वो आगे 1 करोड़ रुपया लेंडर को दे रहा है। अब वो लेंडर कौन है, वो कोई ना कोई बंदा है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको पैसे चाहिए, वो पैसा लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उससे रोजगार आएगा, उससे इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। तो यही वजह है कि सेंट्रल बैंक इन कमर्शियल बैंकों के साथ मिलकर एक ऐसी इकोनॉमी खड़ी की हुई है जिस इकोनॉमी के पीछे रिजर्व जो है वो फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शन का मतलब कुछ रिजर्व है, बाकी सारे का सारा आउट ऑफ थिन ईयर है।
तो दुनिया की सारी इकोनॉमी जो है इसी पे बेस है, यानी रियल में मनी नहीं है, पीछे रिजर्व बिल्कुल फ्रैक्शन से है, बिल्कुल थोड़े से हैं, बाकी सारी मनी आउट ऑफ थिन एयर है। और ये हुकूमतें कमर्शियल बैंकों के साथ मिलकर इस वजह से करती हैं क्योंकि इससे मुल्क की इकोनॉमी चलती है, मुल्क का पहिया चलता है, लेकिन वो इकोनॉमी बबल हो जाती है। सेम यही मॉडल क्रिप्टो में भी जिसने अपनाया या जो जो भी अपनाएगा उसके साथ यही होगा, एफटीएक्स के साथ भी यही होगा। इसको मजीद समझते हैं। इसका आगाज कैसे हुआ, ये मेरा ख्याल है आपको समझना बहुत जरूरी है। कहा जाता है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने लर्न किया है, 17वीं सदी में उस वक्त लोगों के ज्यादा जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मेथड था वो था सोना चांदी या इस तरह के जो हार्ड मनी हुआ करती थी। लोगों ने जब सेविंग करना शुरू की तो लोगों ने कहा यार क्यों हम अपने पास क्यों रखें, हमारे पास चोरी होने का खतरा है। लोगों ने उस वक्त के जो गोल्ड स्मिथ, जिनको अगर मैं सही समझ रहा हूं, जिनको सुनार आप कह सकते हैं, सुनार के पास अपने रिजर्व जो उन्होंने लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए रखने थे उनके पास रखना शुरू कर दिए। सुनार उनको उस सोने और चांदी के बदले एक नोट इशू कर देता था कि भाई जब भी आपको जरूरत पड़े आप आके मेरे से ले सकते हैं। अब ये ट्रेंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर होना शुरू हुआ। इस तरह लोगों ने सब ने अपने अपने पैसे को अपने पास रिस्क से बचाने के लिए गोल्ड स्मिथ के पास रखना शुरू कर दी। अब गोल्ड स्मिथ वो जो नोट इशू करता था, वो नोट भी लोग आपस में एक दूसरे के साथ एज अ करेंसी चेंज करना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पे इसकी मैं क्रिप्टो मार्केट की एग्जांपल देता हूं। अब इथेरियम पे जो इथेरियम 2.0 यानी इथेरियम का जो 2.0 है उस पे कोई इथेरियम स्टेक करता है तो वो लॉक स्टेकिंग होती है, यानी आप अनलॉक नहीं कर सकते हैं। बाइनांस ने आपको ऑफर कराई कि जनाब अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे इथेरियम स्टेक करेंगे तो हम बदले में आपको एक ऐसा पेज टोकन दे देंगे कि कल को अगर आपको जरूरत पड़े तो चूंकि आपके तो इथेरियम लॉक हो गए हैं, तो अगर हम आपको वो पेज टोकन दे दें, अगर आपको इथेरियम की जरूरत पड़ जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये पेज टोकन आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके किसी और को दे सकते हैं जो इंटरेस्टेड है ये पेज टोकन खरीदने के लिए। तो इसी तरह गोल्ड स्मिथ में भी जिन लोगों ने सोना चांदी रखवाया उसके बदले वो जो नोट चेंज किया, वो नोट लोग आपस में पैसे की सूरत में एक्सचेंज करना शुरू हो गए। वो नोट्स, गोल्ड स्मिथ के नोट्स एज अ करेंसी यूज होना शुरू हुए। अच्छा, अब वो एज अ करेंसी यूज होना शुरू हुए। अब जो सुनार है उसके पास अच्छा खासा लोगों का सोना चांदी और ये पैसा जमा, उसको अपनी सिक्योरिटी के लाले पड़ गए। उसने कहा यार मेरे पास ये लोगों का पैसा पड़ा हुआ है तो इसकी सिक्योरिटी के लिए मेरे लिए भी टेंशन है, उसको एक सिक्योरिटी पे एक्सपेंस खर्चा करना। उसने क्या किया, उसने कहा यार पैसा मेरे पास पड़ा पड़ा क्या कर, उसने लोगों के पैसों को आगे लैंड करना शुरू कर दिया, लोगों को उधार देना शुरू कर दिया। क्यों करना शुरू कर दिया? क्योंकि डिपॉजिट्स का सुनार के पास रेशो ज्यादा था बनिस्बत विड्रॉवल के। जाहिर बात है सुनार के पास कुछ लोग जो हैं वो पैसा जमा करवा रहे होते थे, कुछ वापस ले रहे होते थे, लेकिन जमा करवाने वाले लोगों की तादाद ज्यादा थी। ये 17वीं सदी की मैं बात कर रहा हूं। तो जमा करने वालों की तादाद चूंकि ज्यादा थी, सुनार के पास ज्यादा पैसा आ रहा था, बनिस्बत उससे निकल कम रहा था, तो वो जो पैसा था सुनार के कस्टडी में वो लोगों को उसने उधार देना शुरू कर दिया। उस पर उसने इंटरेस्ट प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दी। सिस्टम बिगड़ता गया, बैंक रन होना शुरू हो गया, बैंकरप्सी होना शुरू हो गई। तो उससे बचने के लिए फिर फॉर द फर्स्ट टाइम कहा जाता है कि 17वीं सदी में स्वीडन ने अपना एक सेंट्रल बैंक स्टार्ट किया जो कि इस तरह के सुनार या कमर्शियल बैंकों के ऊपर नजर रखता था कि भाई जिसने लोगों से ये सोना चांदी जमा किया क्या वाकई वो सारा सही रेगुलेट तरीके से चल रहा है या नहीं। ये फिर सेंट्रल बैंक का चलना शुरू हुआ। मतलब यू गेट द आइडिया कि कैसे ये सुनार का फिर आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल बैंकों की तरफ आया। तो कमर्शियल बैंकों में भी यही होता है कि सेंट्रल बैंक इन सारे कमर्शियल बैंकों को कहता है कि भाई आपकी जो लेंडिंग रेशो है वो 10% 5% होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास अगर आपने 100 रुपया किसी को लैंड आउट किया है तो कम से कम 10 रुपए आपके पास पीछे रिजर्व में होना चाहिए। ये आप हैरान होंगे, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये दुनिया की सारी जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग मॉडल है सारा इसी पे बेस है। और ये जो हुकूमतें हैं ये उनकी इजाजत के साथ होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा, वो इस वजह से इजाजत देती हैं क्योंकि इससे इकोनॉमी का पहिया चलता है। हुकूमतें भी चाहती हैं कि पैसे पड़े पड़े क्या करें, अगर वो पैसे इकोनॉमी को चलाएंगे इससे मुल्क में रोजगार बढ़ेगा, लोगों के घरों में चूल्हा जलेगा।
इससे पैसे की रेल पेल होगी, इसी वजह से उसकी इजाजत है। लेकिन ये सारी इकोनॉमी जो है वो बबल इकोनॉमी है। आजकल जो मॉडर्न फ्रैक्शनल रिजर्व इकोनॉमी है उसमें तो कुछ एनालिस्ट का कहना यह है कि जो बैंक है बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उनके पास रिजर्व नहीं भी होते, वो फिर भी आगे पैसे लैंड आउट कर देते हैं। और जब पीछे रिजर्व के कोई पूछता है कि भाई आपके पास इसके रिजर्व किधर है, तो वो किसी से लोन बाद में या वो क्रेडिटर यानी या वो अपने कंज्यूमर कस्टमर से ले लेते हैं या वो किसी दूसरे बैंक से बारो कर लेते हैं। यानी लैंड पहले कर देते हैं और लोन बाद में इकट्ठा करते हैं रिजर्व के तौर पे, वो रिजर्व भी जो सिर्फ 10% उन्होंने कलेक्ट करना। तो ये सारा इकोनॉमिक मॉडल है। बैंक अपना बैंक स्टार्ट करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, अनटिल अनलेस के आप के हमारे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन या इस तरह हमारी सेंट्रल बॉडीज जो हैं वहां तक रसाई हो। अगर वहां तक रसाई है तो आप अपना बैंक भी स्टार्ट कर सकते हैं। और क्रिप्टो इकोनॉमी के अंदर भी जो भी इकोनॉमी इस मॉडल के ऊपर होगी, आउट ऑफ थिन नहीं है, वो इकोनॉमी का यही हाल होगा जो आपको FTX का नजर आ रहा है, या जो हमारा रवायती ग्लोबल रिसेशन आलमी कसाद बाजारी जिसको हम उर्दू में कहते हैं। आलमी कसाद बाजारी इसी वजह से है क्योंकि सारा जो मॉडल है वो है लेवरेज बेस्ड। इस वजह से वो सारी बबल जो है वो अब फटने के पास है।